कंप्यूटर नेटवर्क हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में नेटवर्क में क्या क्या है, इसके पहले के हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो इसे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क है तो उसमें संचार स्थापित करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन सी है? सेंडर है, प्रेषक है, प्रेषक जिसे सेंडर बोलते हैं, माध्यम मीडियम, प्राप्तकर्ता रिसीवर, और चौथा है भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि प्रोटोकॉल। तो यहाँ प्रेषक है और ये प्राप्त करता है। प्रेषक कोई चीज़ सेंडर है, सेंड कर रहा है, और रिसीवर को प्राप्त हो रहा है, और बीच में मीडियम है और क्या है? प्रोटोकॉल प्रोसेस है। तो फिर उसके बाद नेटवर्क के लाभ देख लेते हैं क्या है। पहला है कि विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। पहला है विभिन्न कंप्यूटर द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। दूसरा है डेटा, सूचना और महंगे उपकरणों का साझा उपयोग करना, ये भी सही है। तीसरा है सूचना का तेज गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान। चौथा है कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विभिन्न कंप्यूटर द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान, डेटा, सूचना, महंगे उपकरणों का साझा उपयोग हो जाता है, और सूचना का तेज गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान, और कम खर्च भी कम लगता है, कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान होता है। प्रोटोकॉल क्या है? किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह। जो नियम और प्रक्रिया का समूह है उसे ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर संचार की विधियां कितने हैं, ट्रांसमिशन मोड कितने हैं? संचार 2 प्रकार से संपन्न होता है। पहला है सिंप्लेक्स विधि और दूसरा है डुप्लेक्स विधि। तो संचार की कितनी, कम्युनिकेशन की, ट्रांसमिशन की कितनी विधियाँ? 2 विधियाँ, एक सिंप्लेक्स विधि और डुप्लेक्स विधि। यहाँ पे हम देख लेते हैं डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स मोड को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहला सिंप्लेक्स था और दूसरा डुप्लेक्स है। तो डुप्लेक्स वाला देख लेते हैं कैसे है। डुप्लेक्स मोड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। और सिंपल मोड क्या है? सिंपल जो पहली विधि थी, सिंपल मोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखे थे कि सिंप्लेक्स विधि और डुप्लेक्स विधि थी, और जो डुप्लेक्स विधि थी वो 2 प्रकार की है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पहला जो उसकी विधि है संचार की, उसको देख लेते हैं, सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में डेटा व सूचनाओं का एक दिशा में संचारण होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण हो गया। फिर उसके बाद सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है एक ही दिशा में। सिंप्लेक्स मोड में केवल एक ही दिशा में होता है, ये याद रखना है कि सिंप्लेक्स मोड में एक ही दिशा में होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण हो गया। प्रेषक है, सिंप्लेक्स विधि है, प्राप्त करता है, एक ही दिशा में है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, अब ये देख लेते हैं। सिंप्लेक्स मोड हो गया, अब हाफ पहला है हाफ डुप्लेक्स, जिसको देखते हैं यहाँ पे डुप्लेक्स वाले का। तो इसमें सूचनाओं का संचार दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, परंतु एक बार में एक ही सूचनाएं भेजी जा सकती हैं, जैसे वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ये पूछा जाता है कि वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का है। और यहाँ पे रेडियो का प्रसारण किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स मोड का उदाहरण है, एक ही दिशा में सिंप्लेक्स मोड का है। जैसे रेडियो प्रसारण हो रहा है तो वहाँ से जो चीज़ें आएंगी हम यहाँ सुन पाएंगे, लेकिन उधर से कोई चीज़ जा नहीं पाएगी। तो एक ही दिशा में संचार होता है, तो ये सिंप्लेक्स मोड है। और हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरह से भेजी जा सकती हैं, लेकिन एक बार में केवल एक सूचनाएं एक बार में एक ही दिशा में सूचना भेजी जा सकती है, ये दोनों एक साथ नहीं भेजी जा सकती। तो प्रेषक है, अर्ध डुप्लेक्स प्राप्त करता है, प्रेषक है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण ये पूछ सकता है। फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स में विधि सूचना डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में इसमें एक साथ प्रेषित कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, फुल डुप्लेक्स है, हम यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उधर से भी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम पापा से बात कर रहे हैं तो पापा से उधर से भी आवाज़ आती है, दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं। अब मेरी आवाज़ उनको सुनाई देगी, उनको मेरी सुनाई देगी, लेकिन भले ही ना एक साथ बोलने पे समझ ना पाए या फिर समझ जाए। तो ये है कि इसमें होता है कि दोनों एक साथ बोल सकते हैं। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में है कि एक बार में बोलेंगे तो वहाँ की आवाज़ नहीं आएगी, जब तक यहाँ जाएगी वहाँ पे चली जाएगी, तब जाके उधर से वो आंसर दे पाएंगे। तो ये हाफ डुप्लेक्स है। तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण मोबाइल फ़ोन है, हो गया। फिर हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी है, यहाँ पे हो गया। फिर नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण है रिपीटर्स होने चाहिए, हब होने चाहिए,
नेटवर्क के लिए रिपीटर्स होने चाहिए, हब होने चाहिए, स्विच होने चाहिए, स्विचेज होने चाहिए, राउटर होना चाहिए, गेटवे होना चाहिए। तो ये नेटवर्क के उदाहरण हैं, नेटवर्क के उपकरण हैं। रिपीटर्स नेटवर्क का उपकरण, हब नेटवर्क का उपकरण, स्विच नेटवर्क का उपकरण, राउटर नेटवर्क का उपकरण, गेटवे नेटवर्क का उपकरण। नेटवर्क के प्रकार आप देख लेते हैं। नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार होता है। नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, आगे देखते हैं। लोकल एरिया, पहला नेटवर्क के प्रकार है लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इन तीनों को देख लेते हैं। नेटवर्क के 3 प्रकार हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में देख लेते हैं लैन, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक भौगोलिक परिधि में सीमित होता है, जैसे घर, ऑफिस, भवनों का छोटा समूह आदि का कंप्यूटर नेटवर्क। वर्तमान में लेन ईथरनेट तकनीक पर आधारित होता है। वर्तमान लेन ईथरनेट तकनीक जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लेन ईथरनेट तकनीक पर आधारित होता है। इस नेटवर्क का आकार छोटा परंतु डेटा संचरण की तीव्र गति होती है। तो जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे जैसे आईसीटी रूम है, यहाँ क्लासरूम है, और यहाँ पे जनरल क्लासरूम, मतलब एक कोई भवन है या फिर ऑफिस है, कोई ऑफिस है उसमें जो है क्लासरूम है, आईसीटी रूम है उसमें जनरल क्लासरूम है, फिर सर्वर है वहाँ पे, लाइब्रेरी है उसी में, और फिर ऑफिस है। तो ये जो उसके जो सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क के। वो सारे कंप्यूटर कौन से नेटवर्क के होंगे? लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होंगे। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। लीज लाइन स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, पूरे शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो जो एटीएम सुविधाएं हैं वो, और फिर जो इंटरनेट है वर्तमान में, वो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है पूरा वर्ल्ड के सारे ये कंप्यूटर, आप इंटरनेट से सब जुड़े हुए हैं। तो और एटीएम भी बैंकों द्वारा जो प्रदत्त एटीएम है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो वाइड एरिया नेटवर्क के 2 उदाहरण है, एक इंटरनेट है और एक जो है वो एटीएम है, बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है कि 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, और यहाँ पे जो है इंटरनेट से सब जुड़े हुए हैं। तो ये है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर के जो सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो और संचार के माध्यम देख लेते हैं, ट्रांसमिशन संचार के माध्यम देख लेते हैं। ऐसे भौतिक माध्यम जिनके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजी जाने वाली सूचना एवं सिग्नल नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाई जा सकती है, संचार माध्यम कहलाते हैं। संचार माध्यम के प्रकार बताए। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। संचार माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला तारयुक्त संचार, दूसरा बेतार वायर ट्रांसमिशन मीडिया है, और फिर दूसरा है वायरलेस। पहला वायर्ड है ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो संचार 2 प्रकार के होते हैं, एक वायर ट्रांसमिशन, एक जो है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो तारयुक्त संचार माध्यम देख लेते हैं, जो है वायर ट्रांसमिशन मीडिया है। इसके अंतर्गत धातु या फाइबर के बने हुए तार आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वायर्ड तार होते हैं वो किसके तार होते हैं? धातु या फाइबर के बने हुए तार आते हैं, जो विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अथवा प्रकाशिक संकेतों, लाइट सिग्नल के रूप में डेटा या सूचना को एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुँचाते हैं। जैसे युग्म तार, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, और फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गया। तो ये तारयुक्त संचार है, या तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल होंगे, या तो कोएक्सियल केबल होंगे, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल होंगे। और फिर यहाँ पे युग्म तार देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल को देख लेते हैं, जिसको ट्विस्टेड पेयर केबल को युग्म तार कह रहे हैं। तो ये है युग्म तार, और ये तार है अंदर। तो ये है केबल जैकेट है, यहाँ पे केबल है ऊपर का, फिर अंदर जो है ट्विस्टेड है, आपस में एक दूसरे से ऐसे मुड़े हुए हैं। तो ये इंसुलेटर है, और ये कंडक्टर है। इंसुलेटर, ये कंडक्टर है, ट्विस्टेड पेयर है। स्लाइड व्यू दिया गया है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जो है पेयर्स बने हुए हैं।
1 2 3 पेयर्स बने हुए ट्विस्टेड हैं आपस में, तो ये है युग्मक तार। इसमें तांबे के 2 तार होते हैं जिन पर कुचालक की परत चढ़ी रहती है, ये कुचालक की परत है, और ये तार आपस में लिपटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं। ये संकेतों को रिपीटर के बिना लंबी दूरी 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। ये है युग्मक तार, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है युग्मक तार। फिर उसके बाद देख लेते हैं कोएक्सिल केबल। इसमें कोएक्सिल केबल को देख लेते हैं, जो इसका दूसरा प्रकार है। यहाँ पे जो तार युक्त संचार में, तो पहला तो हम देख लिए ट्विस्टेड पेयर केबल, युग्मक तार। अब जो है कोएक्सिल केबल को देख लेते हैं। कोएक्सिल केबल क्या है? इसमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर चालक की जाली, जिसे सील्ड भी कहते हैं, रहती है दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी रहती है। संकेतों का संचार केंद्रीय ठोस तार से होता है, जबकि सील्ड अर्थ से जुड़ा रहता है। इसमें संकेतों का हानि अपेक्षाकृत कम होता है। इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है तथा संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है। इसका उपयोग केवल टीबी नेटवर्क में भी, इसका उपयोग जो केबल होता है, जो टीबी नेटवर्क का केबल होता है, मोटा सा तार होता है, वही है ये। और जो ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, जैसे घर में जो तार होते हैं पतले से, वही वाले तार हैं। लेकिन जो कोएक्सिल केबल है, वो जो जैसे टीबी के तार होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो वही है। तो इसमें क्या होता है, कोएक्सिल केबल में जो यहाँ ऊपर से प्लास्टिक की जैकेट है, फिर उसके अंदर जो है मेटालिक सील्ड है यहाँ पे, फिर उसके अंदर जो है डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है यहाँ पे, कुचालक है यहाँ पे, तो डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है यहाँ पे, फिर उसके अंदर तब सेंटर कोर होता है, फिर उसके अंदर जो है तार होता है। तो ये है कोएक्सिल केबल है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल केबल को देख लेते हैं, क्या है ऑप्टिकल केबल को देख लेते हैं। प्रकाशीय तंतु को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, इसमें ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है। तो फिर हम यहाँ देख लेते हैं कि जो प्रकाशित तंतु होता है, वो जो है प्लास्टिक या सिलिका का बना होता है। और जो एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत, तो एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। तो जो प्रकाशित तंतु है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये किस ऑप्टिक केबल है या प्रकाशित तंतु है, ये किस पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करते हैं। इसके संचरण में ऊर्जा की खपत अत्यंत कम होती है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। इसमें शोर अत्यंत कम होता है और बैंडविड्थ अधिक होती है, गति तीव्र होती है और संकेतों की हानि न्यूनतम होती है। ये लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त है, पर इनको लगाने और रखरखाव का खर्च अधिक होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कोर है, यहाँ पे क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग है, यहाँ पे ये पूर्ण आंतरिक यहाँ से ये जा रही है, और जैसे यहाँ से कोई भी चीज़ें पड़ती हैं तो यहाँ से ये ऐसे एक्सेप्टेंस कोन है यहाँ पे, तो जो भी चीज़ें पड़ती हैं तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ऐसे पड़ी इधर ऐसे कहीं, तो फिर यहाँ से ऐसे हो गए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है इनका। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रकाशित तंतु है। तो तारों के प्रकार देख लिए हम, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें साधारण नॉर्मल तार है, और दूसरा कोएक्सिल केबल जो टीवी वगैरह में केबल टीवी के जो केबल होते हैं वो होते हैं, और जो प्रकाशित तंतु है वो उसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। ये एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत होते हैं इसमें। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं बेतार माध्यम का संचार देख लेते हैं। तो बेतार माध्यम के संचार में क्या है, इसे देखते हैं। बेतार माध्यम संचारकों के द्वारा डेटा या सूचनाओं तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती है। तो बेतार माध्यम में पहली बार बेतार है तो तार रहेगा ही नहीं, तो जब तार नहीं रहेगा तो जो सूचनाएं होंगी, जो संचार होंगी, किस माध्यम से होंगी? तरंगों के माध्यम से होंगी तब। और जैसे कि ब्लूटूथ में जैसे मोबाइल है और फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें, तो ब्लूटूथ क्या है? बेतार है। और फिर इंफ्रारेड भी क्या है? जैसे रिमोट है, टीवी का रिमोट होता है, वो भी क्या, उसमें तार लगा नहीं हुआ है, और वो भी उसमें इंफ्रारेड निकलती है, और उससे जो है टीवी को हम चैनल को आगे पीछे कर सकते हैं, वॉल्यूम तेज या धीमा कर सकते हैं। तो उसमें ब्लूटूथ में भी इंफ्रारेड जो है उसमें बेतार संचार का माध्यम है। ये माइक्रोवेव है, ये भी बेतार संचार के माध्यम है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ को देख लिए, तो ब्लूटूथ तो देखे ही होंगे, देखे ही हैं, तो नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे माइक्रोवेव को देख लेते हैं। माइक्रोवेव जो यहाँ पे दिया हुआ माइक्रोवेव क्या है? इसमें उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है।
तो माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। फिर वाईफाई को देख लेते हैं। वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी होती है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म पूछता है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म दिया रहता है, फिर आपको उसको सही आंसर लगाना रहता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, वाई से लिखा रहता है, वाई से वायरलेस होता है, एफ से FIDELITY, FIDELITY वायरलेस फाइडेलिटी होता है। फिर वाईफाई एक लोकल एरिया बेतार प्रौद्योगिकी है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तथा 5 गीगाहर्ट्ज HSF सुपर हाई फ्रिक्वेंसी SHF सुपर हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंग के माध्यम से किसी इलेक्ट्रिक उपकरण को डेटा का आदान प्रदान करने या इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं वाईफाई होता है, जैसे लाइब्रेरी में एक वाईफाई लगी हुई है। तो ये क्या है, सिर्फ लाइब्रेरी में ही वहाँ पे जो है मोबाइल वगैरह चल सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी से बाहर तो जाने पर थोड़ी दूर पे फिर वो नहीं वहाँ पे नहीं उसका नेटवर्क पकड़ता है। तो फिर हम यहाँ देख लेते हैं। तो वाईफाई क्या होता है, लोकल एरिया में होता है। जैसे यहाँ पे है, ये देख लेते हैं। तो वाईफाई राउटर है, यहाँ पे वाईफाई फ़ोन लगे हुए हैं और यहाँ पे वाईफाई रेडियो, वाईफाई लैपटॉप यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर जाने पे हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो यही है, घरों में कभी कभी वाईफाई लगे रहते हैं तो जितने मोबाइल है सब चलने लगते हैं, लेकिन घर से बाहर दूसरे घर में ये थोड़ी दूर पे जो है ये वाईफाई नहीं अटैच होते हैं। तो ये है वाईफाई है। फिर उसके बाद वाईफाई का एक और नाम है, यहाँ पे है वाईफाई का नाम ट्रेड मार्क नाम, वाईफाई का नाम है, एक है ट्रेड मार्क नेम है जिसका स्वामित्व वाईफाई अलायंस के पास है। वाईफाई नाम का एक ट्रेडमार्क नाम, वाईफाई नाम का एक ट्रेडमार्क नेम है जिसका स्वामित्व वाईफाई अलायंस के पास है। वाईफाई अलायंस ही वाईफाई प्रौद्योगिकी के प्रचार। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रचार एवं वाईफाई उत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य करता है। वाईफाई नेटवर्क EI और EEE 802.11 IEEE 802.11 मानकों पर आधारित होते हैं। वाईफाई में केवल मॉडेम की बजाय, जो केबल होता है वो मॉडेम की बजाय वाईफाई राउटर का इस्तेमाल होता है। और वाईफाई नेटवर्क में राउटर और कंप्यूटर के बीच कोई तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, कंप्यूटर में एक वायरलेस कार्ड जरूर स्थापित करना पड़ता है। यदि न स्थापित कंप्यूटर में एक वायरलेस कार्ड जरूर स्थापित करना पड़ता है। यदि न स्थापित हो तो जो वाईफाई राउटर से संकेत ग्रहण करता है, यदि न स्थापित हो तो जो वाईफाई राउटर से संकेत ग्रहण करता है। फिर वाईमैक्स क्या है, वाइड वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स उच्च गति एवं लंबी रेंज की एक वायरलेस युक्ति है जो वाईफाई तकनीकी उच्चाधिकारिणी कही जा सकती है। इसकी प्रणाली भी वाईफाई के समान ही है, परंतु इसकी अधिकतम रेंज 50 किलोमीटर तक है। वाईमैक्स का विकास वाईमैक्स फोरम द्वारा किया गया है। वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी या शहर में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाने लगा है। तो वाईफाई से बड़ी चीज़ होती है वाईमैक्स। इसकी अधिकतम रेंज कितनी है, 50 किलोमीटर की रेंज होती है, उतने में ये नेटवर्क देता है। तो ये है वाईमैक्स। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक घर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पोर्टेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस है यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं एक बिजनेस एक्सेस है, और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट बैक कॉल है यहाँ पर है। तो यहाँ पे ही इस नेटवर्क से जो है इतने 50 किलोमीटर के रेंज तक नेटवर्क हो सकता है। फिर उसके बाद जो देख लेते हैं वाईमैक्स, यहाँ ये है वाईमैक्स, तो देख लिए। फिर उसके बाद नेटवर्क सर्विस देखते हैं क्या है। नेटवर्क सर्विस देख लेते हैं क्या है नेटवर्क सर्विस कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है एवं कंप्यूटर में उपस्थित कंप्यूटर इस सेवा का लाभ उठाते हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क के कंप्यूटर सेवा लेते भी हैं तथा सेवा देते भी हैं। इस आधार पर नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटरों को 2 भागों में बांटा जाता है, सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रार्थी सर्विस रिक्वेस्टर। सेवा प्रदाता क्या है, सेवा प्रदाता वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित कंप्यूटरों को अपनी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, इन्हें सर्वर भी कहते हैं। और दूसरा है सेवा प्रार्थी सर्विस रिक्वेस्टर। सेवा प्रार्थी वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में उपस्थित किसी और कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेते हैं, इसे क्लाइंट भी कहते हैं। नेटवर्क सेवा के प्रकार बताइए।
यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विस। नेटवर्क में कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्सेज जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, प्रिंटर आदि को शेयर करने के लिए प्रमुख नेटवर्क सेवाएं हैं, निम्न हैं। ये हैं फायर सर्विस है, फाइल सर्विस है, और फिर उसके बाद फाइल सर्विस है, प्रिंट सर्विस है, मैसेज सर्विस हैं, डाटाबेस सर्विस हैं, एप्लीकेशन सर्विस हैं। फिर फाइल सर्विस को देख लेते हैं क्या है। नेटवर्क में किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित, मूव या कॉपी करने के लिए फाइल सर्विस का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद प्रिंट सर्विस क्या है। नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पर लगे प्रिंटर को नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रिंट सर्विस का प्रयोग किया जाता है। फिर मैसेज सर्विस, इसके द्वारा एक कंप्यूटर के मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, जैसे ईमेल, वॉइसमेल आदि। डाटाबेस सर्विस, यह सर्विस नेटवर्क में सर्वर आधारित डाटाबेस की सुविधा प्रदान करती है। एप्लीकेशन सर्विस, वह सर्विस जो नेटवर्क क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर चलाती है, एप्लीकेशन सर्विस कहलाती है। फिर आगे देखते हैं, जैसे लैन गेमिंग जिसमें एक गेम को कई प्रयोक्ता एक साथ खेलते हैं। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है, या विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार बताइए, ये पूछा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, यहाँ देख लेते हैं। मेश नेटवर्क, यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक की स्थिति में मार्ग रूट्स को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी नोड से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डेटा प्रेषित किया जाता है। फिर यहाँ पे देख लिए मेश हो गया, ये है मेश नेटवर्क। फिर उसके बाद देख लेते हैं स्टार नेटवर्क क्या है, ये देख लेते हैं। इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, बाकी नोड्स इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं, और इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क न करके हब द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। किसी एक केबल में कुछ कठिनाइयां आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। तो ये है स्टार नेटवर्क। यहाँ पे अभी देख लेते हैं स्टार नेटवर्क, यानी कि स्टार टोपोलॉजी से बोलते हैं। तो यहाँ पे है, ये स्टार के जैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हब है, हब से एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे जुड़े हुए हैं कंप्यूटर। तो ये है हब, कंप्यूटर या केंद्रीय हब है। ये नोड है, ये नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी। तो स्टार टोपोलॉजी का हो गया। फिर रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं, ये है रिंग टोपोलॉजी, इसे देख लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी ये होता है, इसमें सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डेटा प्राप्त करता है। अगर यह डेटा उसके लिए है तो वह इसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे अगले नोड को भेज देता है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, तो हमेशा एक ही दिशा में होता है। रिंग को देखते ही हमेशा एक ही दिशा में ऐसे होगा, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरी दिशा में संचार संभव है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये नोड है, नोड ए, नोड बी, नोड सी, और फिर यहाँ रिंग है। नोड ए का मतलब समझ लीजिए कोई कंप्यूटर है, ऐसे जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो ये है रिंग टोपोलॉजी। फिर उसके बाद बस नेटवर्क देख लेते हैं। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड्स किसी दूसरे नोड्स को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है, और डेटा को पैकेट में भेजा जाता है जिसमें विशेष पता रहता है। कंप्यूटर नोड्स इस पते को पढ़कर अपने लिए बने डेटा को ग्रहण करते हैं। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। लाइन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। जैसे ये है बस टोपोलॉजी, ये जैसे बस में बीच में जगह खाली रहता है और फिर यहाँ पे सीट, इधर सीट, इधर सीट। तो ऐसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, और इधर नोड ए, नोड बी यहाँ से जुड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पे नोड सी है, नोड डी, इधर भी जुड़े हैं, उधर भी जुड़े हैं। तो ये है बस टोपोलॉजी। फिर उसके बाद देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी को सभी टोपोलॉजीज का संयोजन कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक ज़्यादा टोपोलॉजियाँ जुड़ी होती हैं। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे देखें, जैसे सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है ऐसे। फिर ये जो है ये इससे 3 जुड़े हुए हैं, फिर इससे 1 जुड़ा हुआ, फिर इससे 1 जुड़ा हुआ, इससे 1 जुड़ा हुआ, फिर लोकल डाटा रिपोजिटरी, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, ये इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, और फिर ये जो ये वाला इससे जा करके जुड़ा हुआ है, और ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ जा करके ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टोपोलॉजियाँ इसमें हैं। तो ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। फिर उसके बाद देख लेते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। तो मॉड्यूलेशन को देख लेते हैं। डिजिटल संकेतों, डिजिटल सिग्नल को संचार माध्यमों पर भेजने के लिए एनालॉग संकेतों में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो मॉड्यूलेशन सबसे पहले है ही ऐसा कि जो डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदले, डिजिटल को एनालॉग में बदले तो डिजिटल संकेतों को संचार माध्यमों में भेजने के लिए एनालॉग संकेतों में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वही है मॉड्यूलेशन। एनालॉग संकेतों के 3 गुण होते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड, फिर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी तथा कला, फेज। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, इन्हीं के आधार पर मॉड्यूलेशन की 3 विधियां हैं। पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे एम्पलीट्यूड मतलब आयाम मॉड्यूलेशन। इसमें बाइनरी 0-1 संकेतों के लिए 2 आयाम निर्धारित किए गए हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर है इसमें एनालॉग संकेतों के आयाम को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, जबकि आवृत्ति और कला नियत रहते हैं। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एनालॉग संकेतों की आवृत्ति को डिजिटल संकेतों 0-1 के अनुसार बदला जाता है, जबकि आयाम और कला नियत रहते हैं। तो आवृत्ति है तो आवृत्ति रहेगा, और जो बाकी 2 हैं वो नियत रहेंगे, आयाम एम्पलीट्यूड और फेज नियत रहेंगे, और फ्रीक्वेंसी रहेगी। फिर उसके बाद कला मॉड्यूलेशन देख लेते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। इसमें एनालॉग संकेतों की फेज को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है, डिजिटल को एनालॉग में बदला जाता है, लेकिन जो अब फेज है तो फिर आयाम और एम्पलीट्यूड नियत रहेंगे। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी नियत रहेगी, आयाम आवृत्ति नियत रहेगी, या एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी नियत रहती है। फिर उसके बाद मॉडम को देख लेते हैं। अभी तो मॉड्यूलेशन देखे हैं, अब मॉडम को देख लेते हैं। मॉडम है क्या? ये है मॉडम, मॉडम की इनर पार्ट है, ये है मॉडम। अब मॉडम को देख लेते हैं क्या है। यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। तो MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर, MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर। यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है। मॉडेम वह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है। फिर उसके बाद तथा आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर उसे कंप्यूटर के प्रयोग योग्य बनाता है। मॉडम को सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पार्ट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मॉडम क्या करता है। जो डिजिटल संकेत है उसको मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो डिजिटल संकेत है उसको एनालॉग संकेत में कन्वर्ट करता है, और जो डीमॉड्यूलेटर है वो एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो यही है जो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और फिर उसके बाद मॉडम के प्रकार देख लेते हैं। ये है मॉडम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडम। मॉडम के प्रकार देख लेते हैं। मॉडम 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक मॉडम, इंटरनल मॉडम। इसे सिस्टम यूनिट के अंदर स्थापित किया जाता है, और बाह्य मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम, इसे सिस्टम यूनिट के बाहर रखा जाता है। तो मॉडम 2 तरह के होते हैं। एक जो इंटरनल मॉडम होता है, जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर रखा जाता है इंटरनल को, और एक्सटर्नल है उसे सिस्टम यूनिट के बाहर रखा जाता है। तो मॉडम 2 तरह के हैं, एक है आंतरिक मॉडम, इंटरनल मॉडम, और दूसरा है बाह्य मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम। तो आंतरिक मॉडम, इंटरनल मॉडम, इसे सिस्टम यूनिट के अंदर स्थापित किया जाता है, और दूसरा है बाह्य मॉडम, इसे सिस्टम यूनिट के बाहर रखा जाता है। फिर उसके बाद है इंटरनेट एवं मेल एवं ईमेल एक परिचय। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये अलग नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसे अलग वीडियो में देखते हैं। फिर बस यही एक वीडियो मेरे ख्याल से हो सकता है, इसी में कंप्लीट हो जाएगा आपका कंप्यूटर। तो इंटरनेट एवं ईमेल एक परिचय, इंटरनेट एंड ईमेल एंड इंट्रोडक्शन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।